श्रोताओं नमस्कार। आज के अतिथि कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ नया और अनूठा कार्य किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही हमारे अतिथि उपस्थित हैं, श्री राजकिशोर शर्मा राजे जी, और जिन्होंने इतिहास के तमाम नए पन्ने पलटे हैं और उन पन्नों में पुरानी चीज निकल कर आई हैं। अभी उनकी एक प्रकाशित कृति है भारत के लुटेरे, जिसमें भारत के लुटेरों की समग्र गाथा है। आपने तवारीख आगरा भी लिखी है, जिसमें आगरा का करीब 7000 वर्षों का इतिहास है, और इसके अलावा तमाम पुस्तकें हैं। आपने कविताएं भी लिखी हैं, बच्चों का उपन्यास भी लिखा है। और अगर हम आगरा में इतिहास की बात करें, अगर कोई ऐतिहासिक चर्चा होती है या उस किसी विषय पर राय ली जाती है, तो राजकिशोर शर्मा जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राजकिशोर शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपसे बात करने की बड़ी इच्छा हो रही है कि विभिन्न विषयों पर, और प्रश्न ये मेरे सामने धर्म संकट किस विषय पर आपसे बात करूं, क्योंकि आपका दायरा बहुत विस्तृत है और चूंकि आपने इतिहास में काफी काम किया है, तो हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा बताएं कि इतिहास में अभी तक आपकी कौन कौन सी कृतियां और क्या क्या आपने लिखा है। इतिहास में मेरी की इस समय करीब 11 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तवारीख आगरा है, उसमें 7000 साल का आगरे का इतिहास है कि इस अवधि में आगरे के किस मोहल्ले का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, और 7000 साल में आगरे में कौन कौन वीआईपी पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या किया जी। इसका मैं संदर्भों के जिक्र किया गया है जी। दूसरी मेरी पुस्तक है भारत में अंग्रेज। ये पुस्तक में भी बताया कि अंग्रेजों ने जो भारत पर अधिकार किया तो उन्होंने अपने शासनकाल में इस देश को क्या दिया और इस देश से क्या लिया। और इस पुस्तक के संबंध में मुझे इंग्लैंड की भूतपूर्व महारानी एलिजाबेथ का पत्र भी प्राप्त हुआ, प्रशंसा पत्र। अरे वाह। और तीसरी मेरी पुस्तक हकीकत अकबर है। इसमें अकबर पर नए सिरे से प्रकाश डाला गया है और उसमें ये बताया गया है पुस्तक में कि अकबर जो है औरंगजेब से ज्यादा कहीं निर्दयी था जी। औरंगजेब को जिसे मरवाना होता था उसे सामने बुलाता था, कहता था कि मारो, मैं बैठा हूं। अकबर को जिसे मरवाना होता था वो उस आदमी को पहले बुलाता था, उसे पुरस्कार देता था, उसे एक जागीर दी जाती थी और जागीर दिए जाने के बाद वो 1.5-2 महीने के अंदर वो आदमी मर जाता था। अरे ऐसी पूरी लिस्ट मैंने उस किताब में जी जो है मैं संदर्भों के दी है जी। उसमें लगता है कि, और कहते हैं कि अकबर जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराता था, केवल धर्म परिवर्तन औरंगजेब ने कराए, ऐसा नहीं है। अकबर भी धर्म परिवर्तन कराता था। अकबर ने अपने दरबारी गीतकार तानसेन का धर्म परिवर्तन कराया, उसकी कब्र वहां पे ग्वालियर में है। इसी तरह तानसेन ने जो है बीरबल को हिंदू धर्म छुड़वा के दीन इलाही में दीक्षित कर लिया जी। इस तरह उसने काम किए। एक मेरी पुस्तक है ये कैसा इतिहास जी। उसमें 57 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में बताया गया है क्या अच्छा है और क्या बुरा है और ऐसा क्यों हुआ जी। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि जैसे हम जो कहें कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं। 25 साल तक जो है आदमी ब्रह्मचर्य जीवन में रहता है, फिर 50 साल तक गृहस्थ जीवन में, फिर वानप्रस्थ में, फिर उसमें संन्यास में आ जाता है। तो मैंने इसमें बताया कि उस समय जब होता था तो 50 साल के बाद आदमी तटस्थ हो जाता था परिवार से, वो तो ठीक है, लेकिन 75 साल पर जब वो घर छोड़ कर जाता था तब उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। और वो केवल एक वस्त्र धारण करके और हाथ में कटोरा लेके जाता था। 75 साल की उम्र पर जब हमें चिकित्सा की और देखरेख की जरूरत होती है तब हमें घर छोड़ना पड़ता था। तो ये रीति नहीं थी, ये कुरीति थी जी। और एक इसमें प्रश्न ये पैदा होता है कि उनका फिर श्राद्ध और 13वीं कैसे की जाती थी, कौन कब मरा, किसको कौन जंगली जानवर खा गया, ये पता ही नहीं लगता था। तो ये निर्धारण कैसे होता था, ये सवाल उसमें उठाया गया है जी। इसी तरह उसमें ये भी बताया गया एक अध्याय में कि महाभारत के लिए दोषी कौन था जी। निजामुद्दीन औलिया को बहुत मान्य मानते हैं, उनके नाम पर दिल्ली में रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने खुसरव से 5 लाख रुपए लिए थे उसके गद्दी पे बैठने के समर्थन के लिए जी। खुसरव एक धर्म प्रवर्तित हिंदू था जी, इसलिए मुसलमान उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जो है 5 लाख रुपए, उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक का बाप गद्दी पे बैठा जी, उसने जो है वापस मांगे, लेकिन और संतों ने तो वापस लौटा दिए जितने वहां फकीर संत वगैरह थे जी। इसने ये कहा कि नहीं, मैंने तो जो पैसे मिले थे वो मैंने भी आगे बांट दिए, दान कर दिए, अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा क्या है।
तो उस समय गाजुद्दीन जो है वो उस समय बंगाल में था, वहां से उसने कहा अच्छा मैं दिल्ली आके बताता हूँ। इसके बाद जो है उसने जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में घुसने से पहले एक लकड़ी का महल उसके लड़के मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था जी। वो उस महल में उसको अपने बाप को दिल्ली में प्रवेश से पहले एक रात के लिए ठहराया जी। और उस लकड़ी के भवन में एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहां हाथी जरा सा टच कर दे तो पूरा भवन गिर जाएगा जी। वो पूरा भवन जो है हाथी ने टच किया गिर गया और मोहम्मद तुगलक का बाप मर गया। मोहम्मद तुगलक गद्दी पे बैठा। इससे पहले बंगाल से लौट रहा था सुल्तान जी। तो इस निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है जी। तो मैंने उसमें बताया कि इनका कहीं ना कहीं उस बात से संबंध था हाँ। और ये एक षड्यंत्र था जिसमें कि मोहम्मद तुगलक ने अपने बाप को मार दिया जी। ऐसे तमाम आपने इतिहास के उन प्रसंगों की बात की है, चर्चा की है जो कहीं ना कहीं किताबों में उलझे से हैं। अच्छा, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, तमाम संदर्भित ग्रंथ खंगालने पड़े होंगे, तमाम गजट ढूंढने, कैसे कैसे आपने ये क्या मेहनत की कुछ बताइए। पुस्तक लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान काम है, लेकिन संदर्भ ढूंढना सबसे कठिन बात होती है जी। और संदर्भों को ढूंढने में जो है जगह जगह जाना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, पुरानी अनुवादित पुस्तकें देखनी पड़ती हैं। मेरे पास कई अपनी निजी 3000 पुस्तकों का संग्रह है। ये ऐतिहासिक पुस्तक है? वो सभी ऐतिहासिक पुस्तकें जी। और उनसे मैंने वो लिया और ज्ञानी जो जानकार लोग हैं जहां जहां मिले, आगरा में, दिल्ली में या लखनऊ में, उन लोगों से लिए जी। अच्छा, इसमें जैसे अगर आप मुगलों के इतिहास की बात करें या मुगलों से पूर्व की जो मध्यकाल का इतिहास है, तो उस समय ग्रंथ अरबी फारसी में रहे होंगे, बाद में अंग्रेजों काल के कुछ अंग्रेजी में रहे होंगे, तो क्या आपने वो भाषाएं सीखी या उनके जानकारों से आपने बात किया? नहीं, इस समय में ज्यादा किताबों के इस समय पे हिंदी अनुवाद उपलब्ध है जी। तो उसमें से हिंदी अनुवाद देखे और लोगों से जो संपर्क किया, जो दस्तावेज ज्यादा कठिन और जटिल भाषा में होते थे उनको उनके जानकारों से पढ़वाया जी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, केवल एक जानकार से नहीं पढ़वाया। एक जानकार से पढ़वाने के बाद मैं दूसरे जानकार से मिला कि पहले जानकार ने सही पढ़ा था या कहीं उसमें गलती तो नहीं थी। तो उससे जो है बात की पुष्टि हो गई कि जो है जो लिखा है वो सही, जो लिखा है वो सही लिखा, जो पढ़ के बताया पहले वाले ने वो सही कहा, पहले वाले ने सही लिखा। अब मैंने लिखा है कि एक पुस्तक मेरी मुगलों का अंत जी। औरंगजेब की मृत्यु जो है 2 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी जी। और 1857 तक मुगल सत्ता चली जी। करीब 145 साल। इन 145 साल में गद्दी पे कौन बैठा इसका जिक्र नहीं मिलता और बहुत ही कम लोग जानते हैं जी। इस बीच में जो बादशाह गद्दी पे बैठे, केवल किसी आदमी से पूछो तो वो बहादुर शाह जफर का नाम ले देता है, जबकि औरंगजेब के मरने के बाद उसका लड़का बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठा था। फिर जहांजादा, फरूख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफर, इस तरह से बैठे। इन लोगों का इतिहास किसी ने लिखा नहीं और इनका इतिहास मिलता नहीं है। और अगर कहीं मिलता भी ऐतिहासिक की पुस्तकों में जो हमें पढ़ाई तो उसमें बहुत थोड़ा सा विवरण मिलता है, बहुत थोड़ा सा मिलता है और कई जगह जाना पड़ता है, एक जगह संग्रहित नहीं मिलता जी। मैंने इस पुस्तक में जो मुगलों का इतिहास सन 1707 से लेकर 1857 तक का लिखा है जी। और इसमें कई बादशाह ऐसे थे जो नामात के बादशाह थे जी, अपमानित थे, जो रोटी के लिए तरसते थे, कठपुतली थे, उनको दूसरे लोग चलाया करते थे, दूसरे लोग चलाया करते और मुगल आपने तो लिखा ही है कि इतिहास में गद्दी के संघर्ष के लिए जो परवर्ती मुगल काल था उसमें बहुत सारे षड्यंत्र होने लग गए थे, एक तरह से प्यादों की तरह उनको रखा जाता था। हाँ, इन बादशाहों को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसमें ऐसे बादशाह थे जिनके जो लाल किले में रहते थे लेकिन उनके पास एक ही कुर्ता होता था, जब वो सूख जाता था तब वो उसे जो है पहन के दरबार में जाते थे जी। लकड़ी के मामूली सिंहासन पर बैठते थे जी। और कोई भी आके उनका अपमान कर देता था जी। गुलाम कादिर ने तो शाह आलम की आंखें निकाल ली थी जी और उसके ऊपर थूक दिया था इस तरह से। और शाह आलम के पहले आलमगीर के वक्त में उसकी बेटे जो है रोटियों के लिए तरसते थे जी। और एक जदना सरकार ने लिखा है एक बार उसकी बेटियां जो है भूख से तड़फती हुई शहर की तरफ भागेंगी, किसी से रोटी मांग के खा लें तो किले के द्वार बंद कर दिए गए। लड़कियां भूखी जो है चौकीदार के कक्ष में बैठी रही। तो उन लोगों की बेहद दुर्दशा थी जी। इतनी है कल्पनातीत। अच्छा, ये बताएं, जैसे जब आपने इतिहास में इतना लिखा है, जो आपकी नई प्रकाशित कृति है भारत के लुटेरे,
तो इसमें आपने प्राचीन यानी मध्यकाल के आरंभ से लेकर और अंग्रेजों तक की बात की है, तो इनके बारे में कुछ बताएं कि जो लुटेरे हुए हैं उनका क्या मोटिव रहा करता, चाहे सिकंदर हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सभी आए, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर लंग, और आए यहां पर लूटा और चले गए। बाद के जो उत्तरवर्ती मध्यकाल के थे, चाहे मुगल हुए या उसके पहले, ये आए और यहीं होकर रह गए। अंग्रेज आए लेकिन यहां रहे नहीं, वो चुपचाप यहां से धन लूटकर इंग्लैंड भेजते रहे। इसके बारे में आप कुछ बताएं। भारत के लुटेरे पुस्तक में मैंने पिछले 2500 साल में, मतलब भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ सिकंदर का जी, उससे लेके और 1857 तक जो भी हमले हुए, उनमें जो भी लुटेरे आए, जिन लोगों ने भी भारत पर आक्रमण किया, उन सबका उल्लेख किया है। पहला आक्रमण जो है 325 ईस्वी में सिकंदर का हुआ था और सिकंदर को पोरस से टक्कर लेनी पड़ी। उसके बाद उसने जब अवध की शक्ति के बारे में सुना, अवध के राजा की, तो वो वहां से लौट गया जी। और हिंदुस्तान में उसे विशेष श्रेय नहीं मिला, वो एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह लौट गया, वो यहाँ विशेष कुछ नहीं कर पाया। दूसरा जो है, इसके बाद छोटे मोटे आक्रमण भारत पे हुए, लेकिन बड़ा आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ जी। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के राजा दाहिर को हराकर वहां पे अपना अधिकार कर लिया और मुल्तान को लूटा, जिसको उस समय स्वर्ण नगरी कहा जाता था। वहां से उसको इतना सोना मिला कि उसको लादने के लिए और सामान को लादने के लिए उसके वाहनों की कमी पड़ गई जी। इसका मतलब क्या व्यापार का केंद्र था? मुल्तान व्यापार का केंद्र था, क्योंकि बड़े व्यापारी रहे होंगे, तो व्यापार करके जो धन एकत्रित किया, और इसकी सूचना वहां मोहम्मद बिन कासिम को मिल चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम को इसकी सूचना मिल चुकी थी, उससे लूटा। अच्छा, ये एक चीज देखिए, जैसे जितने भी लुटेरे आए, इन सब कुछ एक चीज सामान दिखाई पड़ती है कि वो यहां आते थे, इनको हराते थे, स्थानीय शासकों को लूट कर ले जाते थे। तो क्या ये हम कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धन एकत्रित करने पर ध्यान दिया स्थानीय शासकों ने, लेकिन सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया? क्या आप समझते हैं? ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, सबसे बड़ी दूरदर्शिता का अभाव था। खैरव के दर्रे में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ केवल इतनी जगह है कि एक घुड़सवारी निकल सकती है, केवल सकरा रास्ता है। अगर वहीं हम चेक कर लें तो कोई आ नहीं सकता। हाँ, वहां अगर 10 आदमी खड़े कर दिए जाते, एक आदमी निकलता, उसको मार देते, लेकिन इतनी समझ ही नहीं थी। और 999 में जो मोहम्मद गजनवी ने हमला किया, फिर उसके 150 साल तक, 1192 तक जब पृथ्वीराज को हराया, भारत पे कोई हमला नहीं हुआ। 150 साल की अवधि मिली। 150 साल की अवधि में तो 1.5 फुट चौड़ी जगह को या 2 फुट चौड़ी जगह को भराया जा सकता था, लेकिन ना वहां ध्यान दिया, ना वहां कोई चौकी बनाई, ना अपने शस्त्रों का विकास किया, अपने जो है हथियार नए नहीं बनाए। भारत में तोप नहीं थी, तोप तो बाबर पहली बार लेके आया और तोप की वजह से उसने पानीपत की लड़ाई में जीत लिया और तोपों की वजह से उसने राणा सांगा को हराया। अगर तोप नहीं होती तो बाबर आगरा या हिंदुस्तान नहीं आ पाता। यानी अगर हम केवल खैबर के दर्रे को ही मजबूत कर लेते, हाँ, तो ये तमाम आक्रमणकारी भारत में घुस नहीं सकते थे। हाँ, नहीं घुस सकते बिल्कुल। और उस दर ध्यान न दिया जाना, धन संपत्ति काफी एकत्रित हो गई। इसका मतलब रणनीतिक रूप से भारतीय राजा कमजोर साबित हुए। उस समय हमारे पूर्वजों ने मंदिरों में बेहद संपत्ति इकट्ठी की और बाहरी लुटेरों को यह आसानी से अंदाजा हो जाता था कि इस जगह पे ये लुटेगी है और यहाँ मूर्तियों को, मंदिरों को लूटो। उन्होंने मंदिरों को लूटा, मंदिरों की मूर्ति के नीचे सोना चांदी हीरे जवाहरात जमे हुए थे, उनको लूटा और इतनी बुरी तरह से लूटा। इसके बाद जो है बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने मूर्तियों को बुरी तरह से अपमानित किया और ध्वस्त किया जी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ जागृति नहीं हुई। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था भिटिंडा पे जी। लेकिन अगले साल वो तैयारी करके आया और पृथ्वीराज निश्चिंत हो गया, हाँ, अपने काम में लगा, उसने कोई तैयारी नहीं की। परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज हार गया, मारा गया जी। और जिस भारत में इससे पहले जो भी लुटेरे आए थे वो लूटमार करते थे, लौटे जाते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी अपना गुलाम कुतुबुद्दीन को छोड़ गया जी। और कुतुबुद्दीन ने मुस्लिम सत्ता की नींव डाली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद अल्तमश, रजिया, ये सब होते उसके बाद भी गुलाम कहलाता है जी जी जी। तो और मोहम्मद गौरी की अपने कोई संतान नहीं थी, वो जिस जगह को जीतता था वो अपने गुलामों के सुपुर्द कर देता था जी। तो उसने भारत को उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द कर दिया था।
तो ये एक बड़ा निष्कर्ष निकलता और हमें आज इस निष्कर्ष से सीखने की जरूरत है कि हम धन संपत्ति इकट्ठा करें, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूरी है। धन तो लुटते ही है, उसके संग इतने भयानक अत्याचार, अपमान अत्याचार एक लंबे समय तक ही होता रहता है। हम अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया 1757 में, तो उसने घोषणा की थी कि जो एक हिंदुस्तानी का सिर लाएगा जी, उसको जो है 5 रुपए दिए जाएंगे, जो एक जाट का या सिख का सिर लाएगा उसको 8 रुपए दिए जाएंगे। 3 रुपए इस बात के थे कि पंजाब में उसको चुनौती केवल जाट और सिख ही दे रहे थे जी। तो उन्होंने उनके सिरों के भाव बढ़ा दिए थे। लड़ाकू कौमें थी ये लड़ाकू कौमें थी। अच्छा राजेश साहब, एक चीज और बताएं कि जैसे हम इन आक्रमणकारियों की बात करें, लुटेरों की बात करें, जैसे मुगल आए, ये भी बाहर के थे लेकिन यहीं आके बस गए, और अंग्रेज आए उसके बाद यहां से लूटकर वापस ले गए धन अपने देशों में। दोनों में आप किस तरह से इसकी तुलना कर रहे हैं, इसका अध्ययन किया आपने? मुगल यहां सिर्फ इसलिए बसे कि बाबर को उसकी रियासत फरगाना से निष्कासित कर दिया गया था। वो वहां कई लड़ाइयां हारा था जी। क्योंकि जब उसके पिता उमर शेख की मृत्यु हुई थी तो बाबर की उम्र कुल 11 साल थी जी। और उसको उसके जीजा बहनोई सेवानी खान ने बुरी तरह से हरा दिया था जी। उसने कई बार फरगाना को और उस क्षेत्र को जीतने की कोशिश की लेकिन नहीं जीत पाया। मजबूरी में वो जो है भारत की तरफ बढ़ा और सबसे पहले उसने काबुल पर अधिकार किया जी। काबुल पर अधिकार करने के बाद उसने आगे बढ़ना शुरू किया। यानी उस समय ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब पूरा एक भारत था। पूरा एक भारत था। अगर उसको फरगाना में जगह मिल जाती, फरगाना जीत लेता तो बाबर यहाँ नहीं आता जी। लेकिन यहाँ आकर उसको जो है इतनी संपत्ति मिली, इतनी आसानी से जीत मिली और सत्ता मिली कि उसने लौटना ठीक नहीं समझा। लेकिन इसके बाद भी मुगलों का दृष्टिकोण पूरी तौर से भारतीय नहीं हुआ। ये लोग किसी न किसी बहाने भारत से बाहर धन भेजते रहे। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। यहाँ इसमें सबसे पहले जो ये आया, बाबर ने जब आगरा और दिल्ली को जीता और आगरे से कोहिनूर हीरा से मिला, उसके बाद उसने काबुल और अपने क्षेत्र में बेहद संपत्ति भेजी। यहाँ तक कि वहां के हर नागरिक के लिए एक चांदी का सिक्का भेजा। अरे वाह! जिसे उसमें जी चांदी का सिक्का भेजा। वो पूरा इसलिए उसको भी इतिहास में कुछ लोगों ने कलंदर भी कहा है कि उसने सब कुछ लुटा दिया, बांटा। इसके बाद हुमायूं जब उसका बेटा गद्दी पे बैठा जी, तो उसके बाद को शेरशाह सूरी ने हरा के जो हिंदुस्तान से भगा दिया। वो इतनी हलचल में रहा कि वो कुछ नहीं कर पाया, विदेश नहीं भेज पाया। अकबर को भेजा तो अकबर जो है हर साल हज की यात्रा भेजता था सरकारी खर्चे पर जी। अकबर पहला और आखिरी बादशाह ऐसा था जिसने अपनी बेगम, अपनी बुआ गुलबदन बेगम वगैरह को हज करने के लिए भेजा था जी। और अकबर ने इसके अलावा मीर हज की उपाधि दी जाती थी जो आदमी बेगमों के और यात्रियों के साथ जाता था। और उन मक्का मदीना के खादिमों के लिए वहां बहुमूल्य हीरे, जवाहरात और धन भेजा जाता था जी। और इस तरह से किसी न किसी बहाने वो लंबे समय तक इस प्रयास में लगा रहा कि भारत की संपत्ति बाहर चली जाए, उसे कोई दर्द नहीं था। यहां से संपत्ति किसी बहाने बाहर जाए, किसी बहाने बाहर जाए। अकबर में विदेश धन भेजने की एक थी। वो इसका ये भी निकलता है कि वो भारत को अपना देश पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। अगर वो इस देश को अपना समझता तो विभिन्न बहानों से मक्का मदीना के लिए अथाह धनराशि को नहीं भेजता जी। अकबर का धाय भाई था खाने आजम जी, अजीज खोका। वो मक्का की यात्रा पर गया था तो उसे वहां खादिमों ने बुरी तरह से लूटा और उसको उन्होंने वहां का 50 सालों का आगे का खर्चा दे दिया था पूरा जी, कि आपका इतना खर्च होगा। लेकिन फिर भी वहां के लोग उससे बराबर अपने कालीन पर नहीं बैठने देते थे और कहते थे तो आधा हिंदू आए। फिर वो आदमी मजबूरी में यहाँ देश में लौटा था और अकबर के बाद गद्दी पे बैठा उसका लड़का जहांगीर जी। जहांगीर जो है अय्यासी में रहता था और नशे में रहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने मजहब के लिए मक्का मदीना को बड़ी बड़ी राशियां भेजी जी। और उसका लड़का जब शाहजहां गद्दी पे बैठा तो उसने सन 1647 में पैगंबर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए रत्न जड़ित दीप वहां भेजा था मक्का को जी। इस दीप में 700 तोले सोना लगाया गया था और उसके बाद जो सबसे बड़ा हीरा था
कोहिनूर के बाद दूसरे नंबर का वो उसमें लगा दिया गया था। इस तरह भारत का जो है बहुमूल्य खजाना, यहाँ की संपत्ति वहां जाती रही, वहां की संपत्ति जाती रही। औरंगजेब जो है वैसे तो बहुत कंजूस था, मितव्ययी था, कुरान लिखता था ये और उसकी आय से अपना खर्चा चलाता था, लेकिन उसने अपनी लिपि में लिख के कुरान शरीफ की 2 प्रतियां तैयार की थी और 7,000 रुपए, उस समय के 7,000 जो कि आज के 7 लाख से बहुत ज्यादा होते हैं, करोड़ के बराबर होंगे, और बहुमूल्य उपहारों के साथ मक्का मदीना को भेजा था। जीवन भर मितव्ययिता बरतने वाले औरंगजेब इस मामले में कोई मितव्ययिता नहीं बरती। इतना पैसा कहां से आ गया? इतना पैसा कहां से आया? तो ये लोग जो है किसी न किसी बहाने देश की संपत्ति बेचते। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वो खुद ही खाने के लाले पड़ गए, खुद ही खाने के लाले पड़ गए थे जी। अच्छा, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया कि मुगलों ने यहाँ से बाहर धन भेजा, जो व्यापारिक रूप में आए अंग्रेज यहाँ पर, और पहले दक्षिण भारत में कालीकट में वास्को ड गामा आए, उसके बाद और तमाम अलग आए, मसालों का व्यापार करते थे। तो मसालों के व्यापार में ये वहां से अपनी जो सोना चांदी और चीजें लाते थे, तो फिर बाद में ये कैसे कैसे यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया और यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ का जो व्यवसाय था, यहाँ की जो शिल्प, तो उसको नष्ट किया, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ये अंग्रेजों से पहले यहाँ आए थे पुर्तगाल के लोग, उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था सन 1510 में, और वो कब्जा जो है 1962 तक उनका बना रहा, हमारे देश आजाद होने के बाद भी। इनके बाद जो डच आए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में काफी समय तक संघर्ष चला और आखिर में अंग्रेज जो विजयी थे, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने का मूल कारण ये था, मूल वजह ये थी कि यहाँ के राजा जो है आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ 1757 में सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल पे कठपुतली नवाब मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया, और फिर मीर जाफर को कुछ दिन बाद हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया, फिर मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने जो अली गौहर था मुगल सम्राट, जो बाद में आगे जाके बना शाह आलम, उसको उन्होंने अंग्रेजों ने बक्सर के मैदान में हरा दिया। इसके बाद उनकी सत्ता पक्की हो गई और उन्होंने मुगल बादशाह की 26 लाख रुपए की धनराशि बांधी और उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा रेवेन्यू ले लिया। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ देवरा खेल खेला कि दिखाने के लिए सत्ता इनके पास रहती थी, बैठा देते थे, लेकिन असली काम रेवेन्यू इकट्ठा करना, वहां पर शासन प्रशासन, ये स्वयं करने लग गए। वो स्वयं करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य जो है धन एकत्र करना था, अपने देश भेजना था। इसके बाद उन्होंने ऐसे काम किए कि हमारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और वो जैसे भारत में बहुत अच्छा कपड़ा बनता था, मलमल यहाँ का बड़ा मलमल इतनी अच्छी बनती थी कि एक अंगूठी बंगाल में एक अंगूठी में होकर पूरा थान निकल जाता था, लेकिन उन्होंने उसको बंद किया, जुलाहों के अंगूठे कटवा दिए। इससे जो है यहाँ के उद्योग धंधे खत्म हुए और विदेश से कपड़ा आने लगा यहाँ। तो इस तरह से भारत की अथाह संपत्ति विदेश में चली गई। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की एक रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेज भारत से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट के इंग्लैंड पहुंचा दी थी, और इससे बड़ी लूट आज तक दुनिया में किसी कोने में कभी कहीं हुई नहीं। अभी सोचिए, अगर ये संपत्ति भारत के पास होती तो अपना देश कितना समृद्ध होता। केवल आपसी फूट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही वो वजह है जिनसे हम परतंत्र हुए, गुलाम हुए। ये तो रही आपकी ऐतिहासिक यात्रा, आपने बहुत काम किया, लगातार काम कर भी रहे हैं। आपने कविताएं भी लिखी हैं, बच्चों का उपन्यास भी लिखा, उसके बारे में कुछ बताएं कि कविताओं के जो बिंब हैं, कविताओं का कथ है, और ये कहां से आपको मिलता है, कैसे मिलता है? ये इसमें मेरी रुचि बहुत बचपन से थी। 15-16 साल की उम्र में विप्रबंधु में मेरी पहली कविता छपी थी जी। इसके बाद बहुत अच्छी कविता, कुछ याद है वो कविता क्या थी, किस विषय पर थी? अभी बताता हूँ जी। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी और एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे विलक्षण क्षमता के रिश्के चतुर्वेदी जी, मैं उसको लेकर उनके पास गया था। वो गोल मसनद के सहारे बैठे हुए थे, उनके साथ 8-10 लोग बैठे हुए थे जी। वो आगरा के किनारे बाजार में रहते, चौबे जी के फाटक में। उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ बेटा? मैंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी है, इसको आप देख लें ठीक है या नहीं। वो बोले दिखाओ।
फिर उन्होंने कविता देखी और वहीं मुझे कहीं यहीं बैठे बैठे उन्होंने उस कविता में संशोधन कर दिया जी। और मुझसे बोले देखो ये कविता है। मैंने कही दिखाइए। वो कविता थी, जागो छात्र बंधुओं जागो मातृभूमि पर आया संकट। वो कविता थी, सारे जग से है जो न्यारी मातृभूमि वही हमारी, हमको वह प्राणों से प्यारी, कोटवार जय बलिहारी, पुरु प्रताप और सूर शिवाजी के हम सभी वंशज हैं, चट्टानों में राह बनाते परम वीर हम दिग्गज हैं। ये कविता उन्होंने पूरी थी, उन्होंने लिख के मुझे दी। अब इस कविता में केवल भाव मेरे हैं, शब्द चौबे जी के हैं जी। और फिर जब मैं वहां से चलने लगा तो चौबे जी जो है वो साहित्य प्रेमी बहुत थे जी। उन्होंने मुझसे बोले बेटा अगर तुम्हारी ये कविता छप जाए तो। अरे साहब मेरे लिए जिंदगी का दूसरा चांस था और इस अखबार में छप जाए तो वो बोले अच्छा इसे मेरे पास छोड़ दो, इतवार को मुझसे इसका जो है अंक ले जाना। फिर मैं आ गया, फिर मैंने इतवार के मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे उस पुस्तक अखबार का एक अंक दिया। वो अखबार था अमर जगत, आगरे में निकलता था, गोवर्धन नाथ जैन निकालते थे। उस अखबार में छपा वो अखबार आज तक मैंने बहुत संभाल कर रख रखा है, या कहिए सीने से लगा कर रख रखा है। वो क्योंकि बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार था और उसको प्रकाशित होने पर जितनी खुशी और हर्ष मुझे हुआ था उतना आज की इन किताबों पर भी नहीं होता। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये 69-70 की बात है जी। उस समय छपना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। अच्छा, फिर बच्चों का उपन्यास आपने लिखा तो उधर बच्चों की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? बच्चों का उपन्यास, यहाँ एक मैगजीन निकलती थी, बात की बात, बहुत छोटी सी मैगजीन थी जी। एक सज्जन निकाला करते थे, वो बोले कि बच्चों के लिए कुछ लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिख सकते हैं जी। मैंने उसके बाद लिखा और उन्होंने उसको धारावाहिक के रूप में अपनी मैगजीन में छापा जी। ये बात है सन 67 की जी, जब मेरी उम्र कुल 17 साल थी जी। यानी उस समय आपने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया? उस समय मैंने बच्चों के लिए लिखा और फिर उस उपन्यास को संग्रह के रूप में या पुस्तक के रूप में, वो पुस्तक फिर 2005 में प्रकाशित हुई जी। अच्छा, ये इतना सब लिखने पढ़ने के बाद आजकल आप क्या कर रहे हैं और समय आपका कैसे व्यतीत हो रहा है? इस समय मैं मुगल शहजादों के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ जी, और लगता है इसमें मुझे कहीं 4-5 महीने लग जाएंगे जी। इसमें ये लिखा है कि मुगलों में जो गद्दी पे बैठे, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर, इनका इतिहास तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे अकबर गद्दी पे बैठा है, जहांगीर गद्दी पे बैठा है या शाहजहां गद्दी पे, तो इनके 3-4 भाई होते थे, वो सब कहाँ गए? वो सब कहाँ गए? उनका इतिहास आज तक कभी किसी ने नहीं लिखा किसी भाषा में। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जगह उनका लिखने की जी, कि इन शहजादों को संग में क्या हुआ। उस समय बड़ी दुखद स्थिति ये होती थी, एक बादशाह गद्दी पे बैठा, जैसे मान लीजिए शाहजहां गद्दी पे बैठा जी, तो शाहजहां के 4 लड़के थे जी, दारा शिकोह, शुजा, अकबर, औरंगजेब। तो उसको ये मालूम था जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मेरा देहांत होगा, उसके बाद महीने भर के भीतर, 2 महीने के भीतर इनमें से एक ही जीवित बचेगा, 3 कत्ल हो जाएंगे जी। तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो भी मैं इस पुस्तक में लूंगा जी हाँ। क्योंकि बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि जो भाई साथ खेलते थे गद्दी के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाते थे। हाँ, गद्दी के लिए। और जो गद्दी और बैठा बाकी को मरवा देता था कि उससे खतरा होता था कि उसकी गद्दी छीन लेगा। बड़ी अजीब स्थिति रही, सत्ता संघर्ष क्या न करा दे। तो राजेश जी, आपसे लगातार बातें करने का मन कर रहा है, क्योंकि आपने इतिहास में इतना काम किया, स्वयं आप एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, इतिहास पुरुष हम कह सकते हैं। आपको तमाम पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आप लगातार राष्ट्रीय स्तर पर तमाम टीवी में, अखबारों में इतिहास की कोई बात होती, चर्चा होती, जरूर आप उसमें शामिल होते हैं। और आज श्रोताओं, आपने सुना कि राजकिशोर शर्मा जी, जिन्हें हम लोग बड़े प्यार से, सम्मान से राजे नाम से पुकारते हैं, किस तरह से इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां पर अभी रोशनी नहीं पड़ी थी। राजकिशोर शर्मा जी, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, आपने विस्तार से बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।